This is an ABP Life podcast. पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर चर्चा की। साथ ही कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की को चुनाव के बाद भारत आने का न्योता भी दिया। इस दौरान उन्होंने पुतिन को 5वीं बार जीत हासिल करने पर बधाई दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर बात की, साथ ही शांति के सभी प्रयासों और संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए भारत के निरंतर समर्थन से उन्हें अवगत कराया। और इस पर इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार डॉक्टर मनन द्विवेदी से हमारे सहयोगी आलोक पाठक ने बातचीत की। आइए सुनते हैं ये पूरी चर्चा। भारत में लोकसभा चुनाव अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। 19 अप्रैल को पहला चरण है और 4 जून को नतीजे आएंगे। हालांकि इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत की। यह थोड़ी चौंकाती है। रूस के राष्ट्रपति 5वीं बार राष्ट्राध्यक्ष बने हैं तो उनको बधाई देना समझ में आता है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बातचीत की उन्होंने और उन दोनों नेताओं ने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे वे मान चुके हों कि अगला चुनाव नरेंद्र मोदी ही जीत रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर हम मोदी 1.0 2.0 को देखें तो उसमें सारी बातचीत यह है कि विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे विश्व में भी अब जो जानते होंगे, तो पहले ये बात भारत के डिप्लोमेटिक कूटनीतिक सर्कल्स में नहीं करी जाती थी और अब भी नहीं करी जाती है। वो ये कि भारत की लीडरशिप, भारत का राजनीतिक नेतृत्व, इसकी बातचीत शुरू की डोनाल्ड ट्रंप ने 2016-17 में। और अमेरिका में 4 वर्षों तक प्रेसिडेंट रहता है, तो हर प्रेसिडेंट को अपना एक व्हाइट पेपर या कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डायरेक्टिव निकालना पड़ता है। उसमें पहली बार भारत का नाम 17 बार आया। उसमें 17 बार आया और उसके बाद ये बात सामने की गई कि भारत को नेतृत्व लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के कहने पर नहीं, ऐसा नहीं कि हम मोदी जी या भारत सरकार पहले से ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का काम नहीं कर रही थी, पर इसको बड़े ही पुरजोर और बड़े अच्छे तरीके से मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। मैं अपनी बात को आगे ये रखूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें भारत का रोल पहले बड़ा ही लिमिटेड या नगण्य सा रहता था, क्योंकि हमारी न्यू दिल्ली सरकारें 2014 से पूर्व कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं लेती थी और जो पावर थ्रोइंग, बैलेंसिंग, नेगोशिएशन और जो कूटनीतिक बातचीत है वो हम लोग बायलैटरल लेवल पर रखते थे। तो मैं अब आगे यही बात को कहकर खत्म करूंगा कि यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है, और जैसे पुतिन 5वीं बार आए हैं, जेलेंस्की भी बहुत मुश्किल समय को झेल रहे हैं, क्योंकि यूएस सीनेट से $60 बिलियन का लश्कर आने वाला था, पर वो नहीं आया है, जिसके चलते रशिया काफी स्ट्रांग पोजीशन में आ गया है। और उससे पहले जो 6 महीने पूर्व जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव नेटो और ईयू ने करवाया, वो भी करीब करीब फेल हो गया। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टेलमेट 2 साल से तो चल ही रहा है। इस स्टेलमेट से पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत असर पड़ रहा है। रशिया किसी तरीके से बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से निकल आया है अपने इकोनॉमिक रिसेशन से, पर यूक्रेन करीब करीब तबाह होने के कगार पर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत जो अग्रणी राष्ट्र है मोदी जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में, तो भारत ये चाह रहा है कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, कूटनीतिक बातचीत शुरू हो और सऊदी अरेबिया, कतार, अमेरिका और तुर्की इन देशों की तरह भारत भी मीडिएट करने को तैयार है। तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया है। पहले भी वो कन्वे कर चुके हैं, हर 5-6 महीने में कन्वे करते हैं, पर चुनाव के दौरान सबसे पहले मोदी जी 2018 में गए थे रशिया,
उससे पहले दोनों को फोन करना और भूटान की यात्रा भी करना चुनाव से पहले, मुझे लगता है ये एक तरीके के प्रथम है, एक तरीके के फर्स्ट हैं जो मोदी जी चुनाव से पहले करने जा रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री मोदी ही वह एकमात्र नेता थे जिन्होंने पुतिन के सामने मंच पर कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, वार्ता का है, और पुतिन ने उस बात को स्वीकार किया था। हालांकि पुतिन बड़े ही एग्रेसिव और अपनी बात पर अड़े रहने वाले नेता माने जाते हैं। तो क्या बिल्कुल। यह माना जाए कि पुतिन मोदी की बातों को सुनते हैं, ध्यान देते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन पूरी तरीके से मोदी की बातों को सुनते हैं, क्योंकि अगर हम 2 वर्ष पहले जाएं, जब स्टेलमेट होने से पहले रशिया ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पुतिन ने लॉन्च किया था, एसओपी स्पेशल ऑपरेशन, तो उसके तहत हम देखेंगे कि भारत के कई छात्र थे 2 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले, 1.5-2 वर्ष पहले, जो कीव में थे, मारियोपोल में थे, डोनेस्क में थे। तो भारत के उनके पेरेंट्स को बड़ी चिंता थी और मोदी दिल्ली सरकार और भारत के कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी बड़ी चिंता थी। उसके चलते एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया और पर्सनल रिक्वेस्ट टेलीफोनिकली कन्वे की गई व्लादिमीर पुतिन को कि हमारे करीब 10, 11, 12 हजार छात्र मारियोपोल, कीव और डोनेस्क में फंसे हुए हैं। तो अगर उनसे रिक्वेस्ट की गई रशिया से कि आप 2 दिन के 1 दिन का सीज फायर का सेफ पैसेज का रास्ता हमें अगर दे दें, तो हम ये सेफ पैसेज करके इनको स्लोवेकिया, स्लोवेनिया और बाकी छोटे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो सैटेलाइट कंट्रीज हैं रशिया के, वहां तक अगर आप जाने के लिए 1-2 दिन तक युद्ध विराम कर दें तो हमको ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक सफलता रही प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जिसके चलते ये बात सामने आई कि पुतिन ने महज एक रिक्वेस्ट को माना और वो सारे बच्चे, सारे छात्र भारत में बिल्कुल वापस लौट आए और हमारे 4 या 5 यंग कैबिनेट मिनिस्टर्स भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में काफी उन्होंने कवायद की और मोदी जी की रिक्वेस्ट को पुतिन ने माना, जो कि एक कंटिन्यूएशन है, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम देखेंगे कि 1971 में फ्रेंडशिप ऑफ ट्रीटी कोऑपरेशन एंड पीस साइन हुई थी भारत पाकिस्तान युद्ध के बैकग्राउंडर में, कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद से लेकर इनफैक्ट उसके पहले से भी हमारे पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी हो या हमारे आर्मामेंट्स हो, हमारे युद्धक विमान हो, ये सब रशिया से आते रहे हैं। और जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के कई यूएनएससी रिजोल्यूशंस को अपोज किया है, रशिया ने उनको सपोर्ट किया है, तो भारत और रशिया एक तरीके से एलाई कंट्रीज हैं। और कुछ रिश्तों में खटास जरूर आ गई थी जब अमेरिका के साथ भारत क्लोज होने लगा, ट्रम्प से क्लोज होने लगे मोदी जी, और अमेरिका भी भारत की तरफ क्लोज आया। वो बिल्कुल अलग बात है कि अभी सीएए की डिबेट को लेकर उनके मैथ्यू मिलर, जो उनके स्पोक्सपर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका मॉनिटर करेगा और ये पता लगाएगा कि सीएए के चलते माइनॉरिटीज के ऊपर कोई अत्याचार या परसिक्यूशन तो नहीं हो रहा है। मोटा मोटी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि रशिया और भारत पुतिन के समय से ही फ्रेंडली नहीं है, एक दूसरे के एलाई नहीं है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से भी हम देखें तो इंदिरा गांधी के समय से हम लोग क्लोज हैं, और जहां जहां भारत को पैसे की जरूरत पड़ी या राजनीति की जरूरत पड़ी वो उन्होंने दिए हमको। जी, एक आखिरी सवाल, भारत के लिए अभी संतुलन बनाना, एक कसी हुई रस्सी पर चलना, उसकी विदेश नीति की परीक्षा है। अमेरिका से भी क्लोज आ रहे हैं, कभी क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के एक नेता, एक दूतावास, एक राजदूत का बयान मुझे अभी भी याद है, जो उन्होंने कहा था कि एक तरह से फेसबुक से अब हमारा रिश्ता और आगे बढ़ गया है, उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ रूस के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है। उधर जेलेंस्की लगातार चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दखल दें इसमें, और जेलेंस्की सहित कई देश कह चुके हैं कि भारत को इस पर बोलना चाहिए। विदेश नीति हमेशा ही कसी हुई रस्सी पर चलना होता है, लेकिन यह तो कुछ ज्यादा ही कसी हुई रस्सी पर चलना हो गया है। बिल्कुल, हाँ, मैं कहूंगा अंग्रेजी का शब्द जैसा कसी हुई रस्सी का इतना अच्छा विचारोत्तेजक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी यही कहूंगा कि टाइट रॉप वॉक कसी हुई रस्सी पे चलने के बराबर ही है। क्योंकि बाइडेन ने
2 वर्ष पूर्व भारत को धमकी दी थी कि अगर आप एनर्जी अपने अपने फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल और बाकी के जो नेचुरल गैस हैं, अगर आप रशिया से लेंगे तो हम आपके ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं रशिया पे, वो न्यू दिल्ली पर भी वही सैंक्शन लगाए जाएंगे और वही रोकथाम होगी। ये सारी की सारी बात वहां पर हुई, परंतु जयशंकर जी और मोदी जी ने इसका दो टूक जवाब दिया कि हम लोग मित्र हैं और जहां हमको सस्ता ईंधन मिलेगा हम उसी राष्ट्र से लेंगे, भले ही वो रशिया हो, सऊदी अरेबिया हो या क्यों नहीं अमेरिका हो, वहां से भी हम कुछ ईंधन लेते हैं। तो कहने की बात ये है, तो इसमें मोटा मोटी बात यह है कि जेलेंस्की को अगर हम देखें तो जेलेंस्की को भी बदनाम किया गया कि वो एक वॉडविले कैरेक्टर है, एक जोकर हैं, पर सच्चाई यही है, मैं एक अपनी बात खत्म करता हूं, कि करप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल एक अपना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लेके आता है। उसके अंदर ये देखा गया है कि जेलेंस्की ने करप्शन एक ऐसा इश्यू था जिसके चलते यूरोप के देश उनको सपोर्ट नहीं करते थे, परंतु 144वीं पोजीशन से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 104वीं पोजीशन पे जेलेंस्की ले आए हैं एंटी करप्शन ड्राइव के दौरान। तो ये तो खैर इंटरनल मैटर हुआ, आंतरिक समस्या हुई जेलेंस्की की, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत को मीडिएट करना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी छाप एक विश्व गुरु की तरह पूरे विश्व में छोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनन जी, आपने हमसे विस्तार से इस सारे मसले पर बात की। थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.